नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ओनली यूपीएससी। मेरा नाम है शुभम। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इशू पर जो दिखने में लीगल प्रोटेक्शन लगता है, लेकिन भाई कई बार ये लीगल लूट बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, एलमनी की हम बात कर रहे हैं, या फिर कहें कि तलाक के बाद दिया जाने वाला जो भरण पोषण है उसकी हम बात कर रहे हैं। पर सवाल ये है कि भाई क्या ये जुडिशियल राइट है या फिर एक कानूनी जाल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। ये टॉपिक जो है आपके यूपीएससी के जो पेपर 2 वाला सोशल जस्टिस वाले पोर्शन से एसोसिएट करता है और जेंडर इनइक्वालिटी से भी लिंक करता है। ठीक है, इस टॉपिक को यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक सामान्य जो इंडियन सिटीजन है उसके नज़रिए से भी हम समझेंगे। तो पहले क्वेश्चन रेज होता है कि भाई एलिमनी क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन रेज होता है। अब देखो भाई, एलिमनी का सीधा मतलब होता है कि भाई तलाक के बाद पति या पत्नी को कोर्ट द्वारा जो दिया जाता है, क्या फाइनेंशियल सपोर्ट जो दिया जाता है, उसी को हम एलिमनी कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर शादी जो है वो टूट जाती है तो जो भी इकोनॉमिकली वीकर जो स्पाउस होता है, यानी कि वो हस्बैंड वाइफ दोनों में से कोई भी हो सकता है, जो आर्थिक आधार पर यहाँ पर वीक होता है, उसको क्या करती है कोर्ट, कहती है भाई जो दूसरा स्पाउस है वो कुछ पैसे दे देता है ताकि वो अपनी जिंदगी चला सके। चाहे ये इसको देगा या फिर ये इसको देगा, जो भी इकोनॉमिकली ज्यादा यहाँ पर वीक होगा वो अगले से लेगा पैसे। ठीक है, तो ये क्या है, ये एलिमनी का पार्ट है, एलिमनी इसे कहते हैं। ठीक है, अब इंडिया में ये जो कॉन्सेप्ट है वो कई लॉज से यहाँ पर गवर्न होता है। जैसे कि भाई यहाँ पर सेक्शन 125 है, जो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी जो है उससे यहाँ पर, और मोस्ट प्रोबेबली क्या है, ये बीएनएस की जो सेक्शन है 144 यहाँ पर इससे गवर्न होता है। ठीक है, अब हिंदू मैरिज एक्ट जो है 1955 का, इससे भी यहाँ पर ये गवर्न होता है। और इसी के साथ साथ भाई जो मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियन हो गया, पारसी लॉ है, उसमें भी अलग अलग इसके लॉज हैं। ठीक है, अब अगर इसे इजी लैंग्वेज में हम ये कहें तो भाई एलिमनी का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि फाइनेंशियल जस्टिस आफ्टर इमोशनल कोलैप्स। पर धीरे धीरे भाई ये क्या है, ये जस्टिस कई बार क्या है, रिवेंज का रूप ले रहा है। भाई ये क्या है, ये एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर क्या लगाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि भाई यहाँ पर दुश्मनी हो गई और इस दुश्मनी का बदला यहाँ पर एलिमनी लेकर निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो समझना चाहिए कि कॉन्सेप्ट इसके पीछे की सोच क्या है, क्यों ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। देखो जब ये कानून यहाँ पर बनाए गए थे, क्लियर है भाई, जब ये कानून यहाँ पर बना था तो क्या था भाई, जो हमारी जो सोसाइटी थी वो क्या थी, पैट्रियार्कल थी। मतलब महिलाओं के पास ना नौकरी थी ना आर्थिक स्वतंत्रता। तो तलाक के बाद क्या होता था, सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाता था। तो भाई अब तभी कोर्ट ने कहा कि भाई अब हस्बैंड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो महिला को क्या करे, बेसिक मेंटेनेंस दे, यानी कि नो वीमेन शुड सफर इकोनॉमिकली आफ्टर डाइवोर्स। ठीक है, पर यहाँ पर 2025 की जो हकीकत है वो कुछ और कहती है। भाई आज जो महिलाएं क्या कर रही हैं, अर्निंग कर रही हैं, कई तो हस्बैंड से ज़्यादा कमाती हैं, लेकिन कानून में वो जो बैलेंस है अभी वो मिसिंग नजर आ रहा है। इसलिए कई बार लोग पूछते हैं क्या अभी भी ये प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन है, या लीगल जो एक्सप्लॉयटेशन है मैन का वो अभी भी जारी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन रेज ये होता है कि भाई लीगल लूट ये कैसे बना, कैसे ये जो हथियार दिया गया था वो लीगल लूट का हिस्सा कैसे बन गया। अब असली मसला जो है वो यहीं से शुरू होता है। देखिए होता क्या है कि भाई अक्सर देखा गया है कि भाई डाइवोर्स केसेस में यहाँ पर क्या है, जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, एक्सेसिव एलिमनी की डिमांड करती हैं। कोई फिक्स्ड अमाउंट यहाँ नहीं है, कोई फिक्स्ड फार्मूला तय नहीं है। तो कभी कभी हस्बैंड की जो है सैलरी का 50% यहाँ डिमांड कर दिया जाता है ना, 70% डिमांड किया जाता है, और कभी कभी भाई यहाँ पर 1 CR तक की डिमांड की गई है। ठीक है, अब रिजल्ट क्या होता है भाई, रिजल्ट ये होता है कई जो मिडिल क्लास मैन है उनके लिए क्या होता है, ये लिटरल फाइनेंशियल कोलैप्स बन जाता है ना। घर बिक जाता है, EMI पेंडिंग हो जाती है, मेंटल स्ट्रेस अलग, और भाई फिर सिस्टम कहता है कि भाई लॉ इज जेंडर न्यूट्रल। पर सच ये है कि भाई ग्राउंड की रियलिटी है वो है न्यूट्रलिटी दिखाई यहाँ पर कहीं भी नहीं दे रही है। ठीक है, अब यहाँ पर रियल लाइफ एक्सपीरियंस को थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या आपने हाल ही का जो अतुल सुभाष वाला केस देखा है ना, एग्जांपल कई देख लो आप। कई बार ऐसा होता है भी ऐसे मामले के यहाँ पर जब महिलाएं जो है वो शादी के लिए यहाँ पर 6 महीने बाद क्या करती हैं, शादी हुई नहीं कि, और 6 महीने बाद क्या करती हैं, यहाँ पर जो डाइवोर्स है वो फाइल कर देती हैं, फिर डिमांड करती हैं भाई मंथली मेंटेनेंस, घर, गोल्ड, कार, सब कुछ। कई बार तो हस्बैंड के पेरेंट जो है वहाँ तक को भी यहाँ पर हरास किया जाता है अंडर बीएनएस सेक्शन 85, है ना। अब यहाँ जो सेक्शन 85 इम्पोज किया जाता है भाई वो कई बार जेन्युइन नहीं होता है। ठीक है, टैक्टिक हो जाता है, प्रेशर के रूप में यहाँ पर लगाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी भाई इस पर कई बार कहा कि भाई मिसयूज ऑफ लीगल प्रोविजन इज डेंजरस एज देयर एब्सेंस। मतलब कानून बना है सुरक्षा के लिए, लेकिन मिसयूज के लिए क्या है भाई, एक हथियार बन गया है। ठीक है, अब ये समझने वाली बात यह है कि जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्रूशियल टॉपिक बन जाता है। ठीक है, और ये मत समझो कि कोर्ट हमेशा यहाँ पर ब्लाइंड है। ठीक है, कई जजमेंट में कोर्ट ने भी कहा है कि भाई अगर महिलाएं एडुकेटेड हैं, कैपेबल है, अर्निंग कर सकती हैं, तो उसे भाई परमानेंट जो एलिमनी है वो ऑटोमेटिक नहीं दी जानी चाहिए। जैसे कि मनीष जैन वर्सेस जो आकांक्षा जैन का 2017 का केस था भाई, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भाई मेंटेनेंस इज नॉट अ राइट टू लेजी इंटाइटलमेंट। मतलब मेंटेनेंस तभी दिया जाए भाई जब सामने वाला जेन्युइनली डिपेंडेंट यहाँ पर हो। पर प्रॉब्लम यह है कि भाई लोअर कोर्ट जो है उसमें ये लाइन कभी कभी ब्लर हो जाती है
केस बाय केस यहाँ पर इंटरप्रिटेशन से जस्टिस कई बार यहाँ पे क्या है भाई, परसेप्शन यहाँ पर बन जाता है। क्यों? क्योंकि भाई परसेप्शन ये बन गया कि भाई यहाँ महिलाओं पर अत्याचार होता है, वहाँ पर चीज़ें चलती हैं, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ पर डीबी वाला केस चलता रहता है, ठीक है। और उसी के सहारे भाई यहाँ पर एलिमनी वाला मामला 50% 70% ये कंटिन्यू बना रहता है, ठीक है। अब यूपीएससी के एंगल से थोड़ा सा हम इसको देखने की कोशिश करते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल पार्ट अब हमारा आ गया, क्योंकि अपन लोग इसी पॉइंट से इसको देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये सोशल जस्टिस जो यूपीएससी का पेपर 2 है उससे हम थोड़ा सा एसोसिएट करके देखते हैं वर्सेस लीगल रिफॉर्म, ठीक है। देखो ये जो मुद्दा है, ये जो टॉपिक है, ये सिर्फ पर्सनल नहीं है कि भाई किसी का तलाक का मामला है, ये नहीं भाई, ये सोशल जस्टिस और जेंडर जो इक्वालिटी है उसका हिस्सा है, उसका पार्ट है। अब यूपीएससी जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट हैं, उनके लिए क्वेश्चन बन जाता है भाई कि डिस्कस द नीड फॉर रिफॉर्मिंग एलिमनी लॉज इन इंडिया टू इंश्योर जेंडर न्यूट्रल जस्टिस, ठीक है। मतलब भाई ये पब्लिक पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इंडिया को क्या है, इंडिया को ऐसे लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत है, इसकी नीड है कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको प्रोटेक्शन तो मिले, वीमेन प्रोटेक्शन उनको मिले भाई, लेकिन यहाँ पर क्या है उसके साथ साथ जो पुरुष हैं, मैन हैं, उनको भी क्या है एक्सप्लॉयटेशन से यहाँ पर बचाया जा सके। और जो हमारा जो सिस्टम है वो क्या भैया यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बने, ठीक है। अब यहाँ पर लॉ कमीशन ने भी साफ साफ कहा है कि भाई मेंटेनेंस लॉज मस्ट बी यूनिफॉर्म, प्रेडिक्टेबल एंड जेंडर न्यूट्रल। मतलब चाहे पति हो या पत्नी, जिसके पास अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा है भैया, वो यहाँ पर उसकी हेल्प करे दूसरे की, ना सिर्फ जेंडर के आधार पर फैसला हो। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है, जो जेंडर बायसनेस दिख रही है वो थोड़ी सी कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पर जो वाइफ है वो यहाँ पर कितना भी अर्न करती है, अगर यहाँ पर डाइवोर्स फाइल करती है तो उसको यहाँ पर पुरुष द्वारा ही यहाँ पर जो आर्थिक आधार पर मदद की जाती है, ठीक है। अब ये जो बायसनेस बनी हुई है सोसाइटी में वो थोड़ी सी कम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हम इसको इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम इसको देख सकते हैं, देखिए। और साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट पड़ा है उस पर भी हम थोड़ा नज़र डालते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो डाइवोर्स है वो क्या है, एक यहाँ पर इमोशनल ड्रामा है, क्लियर है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो लीगल बैटल है और जो फाइनेंशियल बर्डन है वो सारा क्या है भाई, ये सारा ड्रामा यहाँ पर किस पर आ जाता है, ये हस्बैंड पर आ जाता है ना। अब जॉब छोड़नी पड़ती है, लोन चुकाने पड़ते हैं, कई साल लग जाते हैं, अब आपने देखा होगा, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है भाई, यहाँ वीमेन जो है उसको भी स्टिग्मा फेस करना पड़ता है। तो क्या है भाई, यानी दोनों ही पीड़ित बनते हैं, ये भी बनता है और ये भी बनता है। लेकिन क्या सिस्टम जो है वो इसको, ये जो वीमेन है उसको क्या करता है, विक्टिम बना देता है और इसको क्या है, कल्प्रिट बना देता है। तो रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट ये होता है कि भाई सोसाइटी में ट्रस्ट है, जो मैरिज के नाम का ट्रस्ट है वो यहाँ पर क्या है, वीक पड़ता जा रहा है, ठीक है। अब इसमें रिफॉर्म की जरूरत है, क्या क्या रिफॉर्म की जरूरत है वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन बहुत बड़ा रेज होता है, कंसर्न भी है ये कि भाई ये जो कंसर्न है कि यहाँ पर रिफॉर्म की जरूरत क्यों है इसको। देखिए कुछ सुझाव यहाँ पर लॉ एक्सपर्ट दे रहे हैं, ठीक है। जैसे भाई जेंडर न्यूट्रल लॉ की बात करते हैं, जैसे मेंटेनेंस का जो अधिकार है वो दोनों के लिए समान यहाँ पर दिया जाए। मतलब यहाँ पर विमेन को भी मिले और यहाँ पर मेन को भी मिलना चाहिए। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो विमेन है वो ज़्यादा अर्निंग कर रही है, उसके बावजूद यहाँ पर इससे क्या कर रही है, इससे कंपनसेट कर रही है। तो ऐसा नहीं है, ये कंपनसेशन दोनों पर यहाँ पर लागू होना चाहिए। जो ज़्यादा अर्निंग कर रहा है वो कंपनसेट यहाँ पर भरे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भाई, ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर फिक्स्ड फॉर्मूला सिस्टम यहाँ पर लाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई 70% यहाँ पर सैलरी का आप डिमांड कर रहे हो, 80% डिमांड कर दिया आपने, नहीं ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पर फिक्स्ड फॉर्मूला लाना चाहिए इनकम के अकॉर्डिंग ही, यहाँ पर क्या है, ट्रांसपेरेंट जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अब इसी के साथ साथ जो फॉल्स केसेस हैं उस पर पेनाल्टी भी होना चाहिए। अगर यहाँ पर देखें लास्ट में कि अगर किसी महिला ने या फिर किसी ने भी, दूसरे पक्ष ने भी अगर फॉल्स केसेस यहाँ पर किया है तो यहाँ पर पेनाल्टी यहाँ पर एप्लीकेबल होनी चाहिए। झूठे आरोप लगाएं तो उस पर जुर्माना भाई यहाँ पर लगना चाहिए, ठीक है। अब इस मामले को यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी ले जाने की यहाँ पर गुजारिश है वो करनी चाहिए, जैसे भाई, ताकि ये जो सालों साल लग जा रहे हैं ना, एक बार आप एंटर करते हो आप 5 साल 7 साल कभी कभी 10 साल भी इसमें लग जाते हैं और जो रिजल्ट है, जो फाइनल डिसीजन है वो नहीं आ पाता। तो यहाँ पर ये केसेस खींचे ना, ठीक है, फास्ट ट्रैक में इसमें ले जाना चाहिए। तो इन रिफॉर्म से सिस्टम क्या है, ज़्यादा बैलेंस्ड हो सकता है और लीगल रूट जो है वो जैसी जो भावनाएं हैं लोगों में वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। अब इसको थोड़े से हम कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। जस्टिस नॉट रेवेंस। देखिए भाई यहाँ पर न्याय मिलना चाहिए, किसी से दुश्मनी वाला मामला नहीं होना चाहिए। जैसे एलिमनी का जो मूल उद्देश्य है, हमने क्या देखा, जस्टिस पाना है ना कि रेवेंज है। लेकिन यहाँ पर जब जस्टिस के नाम पर भाई एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाए तो क्या है, तो लॉ को खुद यहाँ पर आईना दिखाना होगा, ठीक है। अब आज का जो राय है उस पर यहाँ पर पूरे सिस्टम को ये दोबारा यहाँ कर रिव्यू करना होगा। मैं ये नहीं कहता भाई लॉ बदलो, आप लॉ वही रखो, बट उसका जो यूज़ है वो यहाँ पर जस्टिफाई तरीके से करो, है ना कि किसी को ऐसा ना हो कि भाई निजी लड़ाई के लिए ये जो सारा मामला है वो हथियार बन जाए, ठीक है। क्योंकि याद रखो भाई, ये जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि वीमेन एम्पावरमेंट, बल्कि फेयर ट्रीटमेंट टू बोथ जेंडर, ये होता है। क्लियर है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताओ क्या तुम्हारे हिसाब से जो इंडिया में एलिमनी सिस्टम है फेयर है या अनफेयर है। कमेंट में आप जरूर बताएं। मैं हूं शुभम और आप देख रहे थे ओनली यूपीएससी, जहां हम सारे जो नेशनल इशूज हैं उसको समझाते हैं यूपीएससी के नज़रिए से, यूपीएससी के लेंस से, थोड़ी समझदारी और थोड़ी सच्चाई के साथ। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल अगेन।